आज के गृह विभाग के पहले चिंतन शिविर में हमारे निमंत्रण को मान देकर पधारे हुए राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, कई राज्यों के गृहमंत्रीगण, भारत सरकार की सभी एजेंसियों के डीजीपी, राज्य के गृह सचिव, राज्यों के डीजीपी और उपस्थित सभी अधिकारियों का मैं गृह मंत्रालय की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, चिंतन शिविर की कल्पना देश के प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले आज के हमारे प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। गुजरात में नियमित रूप से चिंतन शिविर अधिकारियों का और चुने हुए प्रतिनिधियों का 3 दिन का लगता था और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें गुजरात के प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मन, एक दिशा, एक गति बनाने के लिए हमें मिला था। प्रधानमंत्री जी ने सभी विभागों को ये निर्देशित किया है कि विभाग राज्य के अपने विभाग के मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर का आयोजन करे, जिसमें राज्यों के भी सचिव हो, भारत सरकार के भी अधिकारी हो। और मैं समझता हूं कि गृह विभाग चिंतन शिविर आयोजित करने के लिए सबसे जिसमें नितांत जरूरत है ऐसा गृह विभाग है, क्योंकि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति संभालने का जिम्मा राज्य को दिया है। परंतु इसके साथ साथ आज के समय में टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के साथ कई इस प्रकार के कानून भी अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, न राज्य की सीमा है, न देश की सीमा है। और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जब राज्यों का विषय है, उस वक्त सीमा रहित अपराधों का मुकाबला करने के लिए तभी हम सफल हो सकते हैं जब सभी राज्य एक साथ बैठकर इस पर चिंतन करें, इसकी रणनीति बनाएं और इस पर एक साझा प्रहार करें। और मैं मानता हूं कि चाहे देश की सीमाओं के बाहर से चलते हुए अपराध हो, चाहे राज्यों की सीमा के बाहर से चलते हुए अपराध हो, या क्षेत्रीय अपराध का क्षेत्र बनाने करते हुए अपराध हो, ये सारे अपराधों को हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी है, संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से निपटें और देश और समाज को भयमुक्त बनाएं, समाज निर्भीक होकर देश के विकास के अंदर द्रुत गति से लग जाए, ऐसा माहौल हम खड़ा करें। मित्रों, ये चिंतन शिविर एक दृष्टि से पूरे देश में इस प्रकार के अपराध जैसे साइबर अपराध है, नारकोटिक्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के विखवाद फैलाकर समाज के अंदर विद्रोह करने वाले तत्वों के साथ हमें इनको नसीहत करने के लिए आगे बढ़ना हो। ये सारे एक दृष्टि से तो ये सारे अपराधों के लिए एक साझा रणनीति बनाने का अच्छा मंच बन सकता है। दूसरी ओर सभी राज्यों ने जो लॉ एंड ऑर्डर, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के लिए गुड प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर अपने अपने राज्य में इजाद की है, जिसका इन्होंने जमीन पर इस चीज को उतारा है, उसका एक्सचेंज का भी इस प्रकार का चिंतन शिविर बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। विचारों के आदान प्रदान के लिए भी ये चिंतन शिविर, मुझे भरोसा है कि एक बहुत बड़ा मंच बनेगा और ये रेगुलर फेज में इसको हम करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में देश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को और चुस्त और दुरुस्त कर सकेंगे। मित्रों, आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग के जुड़े हुए सारे विषयों पर गहन विचार विमर्श करने के लिए ये मंच बहुत उपयुक्त होगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने सभी विभागों को कहा है
कि जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा तब 2047 के हर विभाग ने लक्ष्य तय करने हैं। गृह विभाग ने भी 2047 के अपने लक्ष्य तय किए हैं। आंतरिक सुरक्षा, सरहदी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का समन्वय करते हुए 2047 में देश किन लक्ष्यों को रखकर आगे बढ़ेगा वो गृह विभाग ने तय किया है। इस पर भी इसी चिंतन शिविर में हम विचार मंथन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को पंच प्राणों के लक्ष्यों को भी देश के सामने रखा है। गृह विभाग पंच प्राणों के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जो मंथन करेगा उसके लिए भी यहां पर चर्चा होने वाली है। हमारी सरकार सहकारी संघवाद और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, टीम इंडिया के अप्रोच के साथ हर विभाग आगे बढ़े। अब इसके लिए हमने 3 C को बढ़ावा देना पड़ेगा, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन। ये 3 C के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे तो ही मुझे लगता है कि हम ये लक्ष्यों को सिद्ध कर पाएंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि संसाधनों की उपलब्धता और सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हमने सारे लक्ष्यों को सिद्ध करना है। तो रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स को किस प्रकार से केंद्र और राज्य मिलाकर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस दिशा में हमने देखना पड़ेगा। रिसोर्स का रेशनल उपयोग बढ़ाने के लिए भी नई पद्धतियों को हमने ढूंढना पड़ेगा और रिसोर्स का इंटीग्रेशन कर राज्य के साथ भी इंटीग्रेशन कर रिसोर्स का कैसे बचाव हो सकता है उस दिशा में भी हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पूरे देश के राज्य एक दिशा में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से आगे बढ़े। एक साझा रणनीति और साझा रोड मैप यहां से हम बनाकर जाए, ये हम सब से पूरे देश को अपेक्षा है। मित्रों, हमारे संविधान ने जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जेल ये राज्यों के जिम्मे रखा है। आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया को समान शक्तियां प्रदान की है और इसके साथ साथ बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा, केंद्रीय बलों की तैनाती, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन, ट्रेनिंग और आधुनिकीकरण एक केंद्र के जिम्मे रखा है। तो एक प्रकार से गृह विभाग की सभी बातों को, सभी कार्यों को बहुत विशद रूप से चर्चा कर हमारे संविधान निर्माताओं ने बांट कर दिया है। हमारे देश में सभी 29 राज्यों में राज्य का अपना एक पुलिस बल है। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। एक प्रकार से 30 यूनिट ए होते हैं। इसके साथ साथ सीमा सुरक्षा, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर है। मैं इसमें BPRND की बड़ी भूमिका देखता हूं और BPRND ने इस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। मित्रों, विगत कुछ वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ढेर सारी उपलब्धियां आंतरिक सुरक्षा का जहां तक सवाल है प्राप्त की हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, टेररिज्म एज अ होल, मादक पदार्थों की तस्करी, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में शांति स्थापित करना तथा महिला सुरक्षा, ये सारे क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने ढेर सारी उपलब्धियां भी प्राप्त की है और बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे 2 दिन के चिंतन शिविर के अंदर ये सारी चीजों से आप अवगत भी होंगे। वैसे तो हर चीज का फॉलोअप होता ही है, परंतु जब राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, गृह सचिव यहाँ उपस्थित है, DGP यहाँ उपस्थित है, जो चर्चा होगी इससे हमें नीचे तक ले जाने में बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा मुझे मानना है, मेरा मानना है। मित्रों, आज हमारी आंतरिक सुरक्षा बहुत सुदृढ़ मानी जाती है। हमारे देश के अलग अलग पुलिस फोर्स और CAPFs के 35,000 से ज्यादा जवानों ने
अपनी जान का बलिदान दिया है और हमारे देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। उनका बलिदान हमसे मांग कर रहा है कि आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और देश के हर कोने के अंदर आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करें और केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग और समन्वय के कारण ही आज अधिकांश सुरक्षा की दृष्टि से हॉटस्पॉट माने जाने वाले सभी क्षेत्र आज लगभग मुक्त हुए हैं। जहां तक पूर्वोत्तर भारत का सवाल है, 2014 के बाद उग्रवाद की घटनाओं में 74% की कमी आई है, हताहतों की संख्या में 60% की कमी और नागरिकों की मृत्यु की संख्या में 90% की कमी आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 90% की सिविलियन डेथ को कम करना इतने कम समय के अंदर 8 साल के अंतराल में, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीर्घकालीन शांति समझौते भी हमने किए हैं। NLFT, बोडो, ब्रू, कार्बी और आंगलोंग के समझौतों ने लगभग 9000 उग्रवादियों को सरेंडर होने का प्लेटफॉर्म देकर एक लंबे समय की शांति को पूर्वोत्तर के अंदर प्रस्तावित किया है और इसी का परिणाम है कि जहां पहले अपसफा लगा था, ऐसे क्षेत्रों में से 60% से ज्यादा क्षेत्रों में स्पेशल पावर एक्ट को खत्म करने